फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं ये इतिहास का दूसरा चैप्टर का वस्तुनिष्ठ और लघु दीर्घ समाजवाद एवं साम्यवाद है ना, समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए वस्तुनिष्ठ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। कहाँ हुआ? जर्मनी में बाबू। आगे देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? बताइए तो कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस मतलब युद्ध और शांति के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? डी हो गया 1924। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन दो देश के बीच हुई? रूस और जर्मनी। चलिए आगे देखिए क्या है। समाजवादी विचारधारा के समर्थक था लुई ब्लान, सेंट साइमन, फैरियर। मतलब इनमें से सभी था। क्या था? इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिकतर यूटोपियन समाजवादी किस देश से थे? फ्रांस। कहाँ के थे? फ्रांस। प्रथम यूटोपियन समाजवादी था सेंट साइमन। आगे क्या है? किसानों के लिए प्लांक्स बनाने की योजना रखी थी। किसानों के लिए प्लांक्स बनाने की योजना रखी थी किसने? फैरियर। राजनीति में हिस्सा लेने वाला एकमात्र यूटोपियन समाजवादी कौन था? लुई ब्लान। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? मार्क्स जो था किसके विचारों से प्रभावित था? हिगल्स। साम्यवादी पत्र की घोषणा प्रकाशित कब हुआ था? साम्यवादी पत्र की घोषणा प्रकाशित कब हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र की प्रकाशित कब हुआ था? 1848। दास कैपिटल को माना जाता है समाजवादियों का बाइबिल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार कुल कितने ऐतिहासिक चरण हैं? 6। कितना है बाबू? 6। समाजवादी की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना
कब हुई थी? कब हुई थी बाबू? 1864। मजदूर की एकमात्र दिवस, मजदूर की एकमात्र दिवस कब है? 1 मई। कब है? 1 मई। आगे देखिए, कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दासता किसने समाप्त कर दी? अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? किसने समाप्त की? कब हुआ नहीं, किसने समाप्त कर दी? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने। चलिए हो गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रूस जापान युद्ध घटी रूस जापान युद्ध कब घटी? रूस जापान युद्ध कब घटी? 1904 से 1905। 1904 से 1905। 9 जनवरी 1905 को लोग रोटी दो के नारे के साथ कहाँ सड़कों पर उतर आए थे? कहाँ सड़कों पर उतर आए थे? पीटर्सबर्ग। कहाँ बाबू? पीटर्सबर्ग। पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है 9 जनवरी। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? कौन था? प्लेखानोव। कौन था? प्लेखानोव। आगे देखिए, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की गठन कब हुआ? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ? कब हुआ बाबू? 1901 को हुआ। कब हुआ? 1901 को। प्रथम विश्व युद्ध का कब और कब तक चला? कब से कब तक चला? 1914 से 1918। 1914 से 1918। लेनिन द्वारा दिए गए 3 नारों में प्रमुख था इन सभ्य। कौन था इन सभ्य? भूमि, शांति और रोटी। लेनिन द्वारा स्थापित चेका क्या था? चेका क्या था? चेका बाबू क्या था? पुलिस दस्तावेज। रूस का संविधान कब बनाया गया? 1918 को। कब बनाया गया? 1918 को। लेनिन ने नए संविधान के द्वारा मताधिकार का उम्र की सीमा क्या रखा? 18 बरस। स्टालिन द्वारा ट्रॉट्स्की को कब निर्वासित किया गया? कब निर्वासित किया गया? 1929 को। आगे क्या है? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु 1953 को हुई। 1953 को हुई। बात समझ गए? अब आपको हम बताने जा रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। क्या बताएंगे? लघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। यही रहा लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। नई आर्थिक नीति पर एक टिप्पणी लिखे, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, ये तो ऐसे पूछबे करेगा। नई आर्थिक नीति क्या है? एक टाइप से आर पूछता है बाबू, नई आर्थिक नीति क्यों लागू की गई? क्या इसका मार्क्सवादी सिद्धांतों को समझाएं? या पूछता है नेफ क्या है? नेफ क्या है? बात समझ रहे हैं? सॉरी, नेफ नहीं, नेप। देखिए है नेप। क्या है? नेप क्या है? नई आर्थिक नीति। सोचने वाली बात है। नई आर्थिक नीति क्या होगा? मतलब नया तरीका से अपने आर्थिक स्थिति का बढ़ाना,
जो हम पुराने थे जिससे आ रहे थे उससे हमको बेनिफिट नहीं हो रहा, आर्थिक हमें ज़्यादा नहीं आ रहा था, तो हम नई तरीका से, नई सोच के साथ, नई तरीका से उसको करेंगे। उसी को कहेंगे क्या हम, नई आर्थिक नीति। चलिए देखिए इसको, यहां से स्टार्ट है ये। बोल्शेविक सरकार के सत्ता संभालते ही रूस में अनेक सुधार कार्य किया गया, फिर भी वांछित आर्थिक सुधार नहीं हो पाया एवं हर तरफ सरकार की आलोचना होने लगी, हर तरफ सरकार की बुराई होने लगा। फलतः लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति नेप लागू की, जिसके अनुसार पूंजीपतियों को सीमित रूप में संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। जो नया आर्थिक नीति लाया, कानून लाया, उसमें पूंजीपति को एक लिमिट, एक बांध दिया गया, आपको इतना से ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकते हैं, समझ रहे हैं, रखने की अनुमति दी गई, जो कि मार्क्सवादी दर्शन के विपरीत था। अतः रूस में नवनिर्माण के कुछ हद तक मार्क्सवादी सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा। लेनिन इस नीति से कृषि एवं उद्योग का विकास हुआ और रूस समृद्धि, मतलब रूस आर्थिक बढ़ोतरी के मार्ग रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है, रूस क्रांति के किन्हीं दो परिणामों को लिखे। ये क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। चलिए देखिए, रूसी क्रांति के दो निम्नलिखित कारण हैं। रूसी क्रांति के दो निम्नलिखित कारण है। ये जो है आपका कारण नंबर 1 है बाबू। क्या है? कारण नंबर 1, जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय एक अयोग एवं निरंकुश, मतलब उसके अंदर कोई दया नहीं, शासक था। उसे आम आदमी के सुख दुख का कोई चिंता नहीं था। नहीं था। समझ में आ गया? और दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर आपका है, ये जो है दूसरा नंबर है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, बहुत खराब थी। उन्हें कम वेतन पर अधिक काम करना पड़ता था। उसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः वे तत्कालीन व्यवस्था से नाखुश थे। तत्कालीन व्यवस्था से क्या थे बाबू? नाखुश थे। आगे देख, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, पूंजीवादी क्या है? पूंजी मैंने समझ रहे हैं ना। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में एक नए वर्ग का उत्कर्ष हुआ, एक नया वर्ग का जन्म हुआ, जिसके पास उद्योगों के सभी साधनों पर अधिकार था, अथवा वे समाज के धनी वर्गों में गिने जाते थे, सबसे अमीर गिने जाते थे, जिसे हम लोग पूंजीवादी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार, इससे प्रश्न से पकड़ में आ रहा कि खून का नदियां वहां बहा होगा। 9 फरवरी 1905 ईस्वी में रूस में लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इस पर गोलियां बरसाई। इस निहत्थे पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था। क्या था? उस दिन रविवार था, इसलिए इस स्थिति को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे लाल रविवार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है? हम बोले थे भी कोई भी क्रांति आएगा तो सरकार के खिलाफ लड़ेगा या सरकार जनता से लड़ेगी, यही दो बात याद रखना है। देख लीजिए, लेनिन द्वारा केरेंस्की सरकार को पलटने के उद्देश्य से 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक,
डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। इन सब पर अधिकार कर लिया तो समझो सब कुछ उसका हो गया। यही इतना चीज तो सरकार के पास रहबे करता, सब पर अधिकार कर लिया तो समझो सब कुछ हो गया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान नवंबर क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है, समाप्त हुआ, संपन्न हुआ। शासन की बागडोर अब लेनिन के हाथों में आ गई। किसके हाथों में आ गई बाबू? लेनिन के हाथों में आ गई। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेनिन का परिचय दे। कोई व्यक्ति का परिचय दे दीजिए कि वो कौन, उसका जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ, मरण कब हुआ, कहाँ हुआ, और क्या किया, सेना गठन, किसी चीज का तो गठन किया होगा, राजनीतिक दल का गठन किया या क्या किया। बस 3 चीज याद रखिएगा, किसी आदमी के बारे में लिख दीजिएगा। रूस में बोल्शेविक क्रांति का परनेता मतलब प्रमुख लेनिन था। उनका जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। वह जार शाही मतलब वहां के जार माने राजा, वहां के राजा का विरोधी एवं मार्क्सवादी का समर्थक था। उसने अप्रैल थेसिस एवं नई आर्थिक नीति की स्थापना की। बस दोनों याद रखना है। 1924 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देख, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। रूस क्रांति के कारणों की विवेचना करें। क्रांति के क्या कारण है? निम्नलिखित रूस क्रांति का निम्नलिखित कारण। नंबर 1, जार की नरकुशता, वहां के राजा का मतलब अत्याचार। जार निकोलस द्वितीय एक आयोग मतलब योग न आयोग एवं निरंकुश शासक था। आम आदमी के सुख दुख का उसके कोई चिंता नहीं था। फलता क्रांति होना असंभव था, है ना। नंबर 2, मजदूरों की दयनीय स्थिति। जब राजा ने जब मजदूर के लिए कुछ करेगा तो उसका स्थिति तो दयनीय होबे न करेगा। रूस के मजदूर अत्यधिक काम करते थे किंतु मजदूरी काफी कम मिलती थी। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। नंबर 3, कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस की बहुसंख्या जनसंख्या कृषक थी। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा करों से बोझ से दबे हुए थे। नंबर 4, औद्योगिकरण की समस्या। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, अतः उद्योगों के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्यापक था। मतलब असंतोष था कि हमको इतने असंतोष तो यही न कहते हैं। 5 में क्या था? रूसीकरण की नीति। जार निकोलस द्वितीय ने रूस के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा, संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे अल्पसंख्यकों में असंतोष की भावना फैली। तात्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना चारों ओर हार रही थी। जार निकोलस द्वितीय सेना की कमान अपने हाथों में ले लिया तथा उसकी पत्नी जरीना एवं पादरी रासपुटिन को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिससे राजतंत्र की प्रतिष्ठा गिर गई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। क्या है विवेचना? उसका प्रभाव क्या है? नंबर 1, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग को सत्ता स्थापित हुआ। मतलब मजदूर और सब बीचा बीची। नंबर 2, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमे में बट गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीपति विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमे के बीच हथियारों की होड़ जारी रहा। नंबर 4, रूसी क्रांति के बाद आर्थिक नियोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तन के रूप में मॉडल अपनाया। नंबर 5, इसकी सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन दिया। आगे देखिए, आगे
मार्क्सवाद का जीवनी एवं सिद्धांत का वर्णन करें। इसके बारे में बोले ना, किसी व्यक्ति के बारे में 2 से 3 शब्द, मरण, जन्म, पिता का नाम, अगर पिता का नाम और क्या क्या किया हुआ, बस। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि का शिक्षा, विधि माने वकील, कानून, विधि माने कानून की शिक्षा ग्रहण की। 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। 1843 ईस्वी में उन्होंने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। उनके विचार इनको ज्यादा फॉलो करते थे, चलते थे उनके विचार पर। उनके राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन पर मोंटेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन प्रभाव था। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंजेलस से हुई। एंजेलस के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनकी कार्य की दशाओं पर गहन चिंता शुरू कर दिया। मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। समाजवादी आंदोलन के इतिहास की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, जिसका श्रेय मार्क्स को जाता है। इसके उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को कहा वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्न द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। मार्क्स ने उनके गिने चुने चिंतकों में से एक है जिन्होंने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। एकदम इंपॉर्टेंट बात है। और कार्ल मार्क्स ने ही कहा था दुनिया के मजदूर एक हो। समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। कार्ल मार्क्स के कई सिद्धांत, जैसे एक में द्वंद्व भौतिकवाद का सिद्धांत, नंबर 2 वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, नंबर 3 मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, नंबर 4 राज विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना, नंबर 5 इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने इन्हीं सिद्धांतों से सत्ता को राजशाही तथा कुलीन वर्ग के हाथों से लेकर सर्वहारा वर्ग के हाथों में सौंपकर युगांतकारी परिवर्तन किया। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ बच्चों। जय हिंद।